ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु, जिनसे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पार्टी की कमज़ोर पड़ती पकड़ के बारे में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको लगता है कि इस समय ये सही मौका है जब आप अपने आपके जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं या थर्ड फ्रंट की बात होती रही है उसको पुनर्जीवित किया जाए ताकि आप संगठित होकर ज़्यादा दबाव बना सकें? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्थिति है, हमारा स्थिति हम देख रहे हैं। मतलब आप देखोगे आने वाले दिनों में जो उत्तर भारत में भी, जैसे राजस्थान जैसे प्रदेश, अगले साल चुनाव होगा और बहुत सारे जगह में अभी हालांकि वो राजनीतिक और चुनावी समर्थन में तब्दील नहीं हो पाया है, लेकिन ज़मीनी तौर पे जो हमारी गतिविधि है और जो प्रतिक्रिया लोगों को हमें मिल रहा है, उससे हम इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है हमारा कि जरूर इसमें बहुत जल्दी क्या इस राजनीतिक गठजोड़ के लिए, राजनीतिक घेरेबंदी के लिए कोई कोशिश हो रही है, दलों से बातचीत हो रही है? नहीं, हमने ये तय कर रखा है कि हम तो संसद के अंदर और संसद के बाहर हम मुद्दे पे हम दूसरे पार्टियों के साथ, खास करके गैर कांग्रेसी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, चलेंगे। लेकिन हम जानते हैं इनके अपने आप सीमा है, लेकिन इस प्रक्रिया के जरिए लोगों का भी जो चेतना है, लोगों का अंदर भी समझदारी जो है वो विकसित हो रहा है। आज आप देखिए कि जगह जगह पूरे एक मोड़ तक कुछ पार्टियां हमारे साथ जाने के लिए तैयार ना होते हुए भी जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, जैसे अभी हुआ है ये खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का सवाल आया था, तो हम तो 2004 से ये सवाल उठा रहे हैं। 5 राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं और घमासान मचा हुआ, और माना जा रहा है कि जो 2014 की लड़ाई होगी उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन चुनावों में न तो आपकी पार्टी और न ही दूसरी वामपंथी पार्टियां कुछ करती हुई दिख रही हैं कि उनकी कहीं कोई हैसियत है। देखिए, एक तो संयोग से ये पांचों प्रदेश जहां पे चुनाव होने जा रही हैं, वहाँ पे जहाँ तक हमारा पार्टी का सवाल है, हम कमज़ोर है। लेकिन फिर भी हम जो पहल किया है, खास करके पंजाब के अंदर, वहाँ पे चुनाव जीतना मैं तो नहीं कहूँगा कि संभव है हमारे लिए, लेकिन जो साझा मोर्चा हमने बनाया था, मनप्रीत बादल जी जो निकल के आए थे अकाली दल के साथ, अगर आप देखेंगे हम जो साझा कार्यक्रम बनाया था और उसको लेके जो अभियान छेड़ा था, चुनावी तौर पे तुरंत उसका प्रतिबिंबन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हम जरूर एक हिसाब से हमारे जो प्रभाव, जो असर वो पंजाब के जनता के ऊपर छोड़ेंगे। आपका घोड़ा मैंने मार दिया। हाँ, ये मैं बातों में जी, हमें देखना होगा कि एक कैसे ताकत लेके वामपंथ उभर सकता है। ये ठीक बात है कि यूपी में हम कमजोर हैं, लेकिन आप बिहार में आप और सीपीआई की ताकत ठीक ठाक थी, वहाँ भी आपकी बुरी तरह पराजय हुई। देखिए, इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि हम तो समझ पा रहे हैं कि ये जो जात का जो सवाल है जी, तो इसको हम तो देरी से इसका जो पेचीदगी और इसका जो असर हम पूरी तरह से आत्मसात कर पाए, लेकिन वो शुरुआती दौर में जरूर कुछ हद तक हमें नुकसान किया है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि मतलब समय बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। और आप वहाँ पे भी देखोगे कि जो सीपीआईएम और सीपीआई के साथ सीपीआईएमएल भी जुड़ रहा है, और हम समझते हैं कि जन आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है नीलोत्पल साहब कि वामपंथी एकता जिस तरह से की उम्मीद की जाती है,
वो इस माहौल में वो कहीं नहीं है। सीपीआई और सीपीएम की एकता की बात बार बार उठती रहती है, कभी आपकी पार्टी के नेता कभी उनकी पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन लगता है कि आपकी पार्टी और उनकी पार्टी दोनों इसके लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है। नहीं, देखिए, सवाल विलीन होने का नहीं है, सवाल है कि हम अपने बीच में जो नज़दीकी वो बढ़ाते जा रहे हैं, और पहले के मुकाबले मतलब 2007-8 में भी जो स्थिति थी, बंगाल सरकार के लेकर कुछ मतभेद भी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद अभी जो स्थिति है वहाँ पे लगातार हम वार्ता में हैं, और मेरे ख्याल में दोनों पार्टी का सीपीआई का कहना तो ये है कि बड़े भाई वाला जो एटीट्यूड है सीपीएम का, इसकी वजह से ये दूरी बनी हुई है। मेरे ख्याल में अभी ऐसा कोई शिकायत उनका नहीं है। जरूर बंगाल में जब सरकार चल रही थी कुछ बात पे उनका मतभेद था, लेकिन हम बातचीत के जरिए वो हल कर चुके हैं। और जैसे मैं बोल रहा था, दोनों पार्टी का महासम्मेलन हो रहा है। अगर आप दस्तावेज, हमारा भी मसौदा निकल गया है, उनका भी, अगर आप उनको गौर से देखें तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन हम तो जब दोनों के मसविदा एक जैसे हैं तो एक पार्टी बनने में क्या दिक्कत है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसका मनोबल बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं को लगेगा कि एक बड़ी पार्टी का हिस्सा हैं। देखिए, एक समय हम आमने सामने लड़ते थे और इसी के लिए पार्टी का विभाजन हुआ। तो कुछ वैचारिक और कार्यक्रम आधारित हमारी मतभेद है, जो एक एक प्रक्रिया के चलते ही मतलब एक सफल विलय की ओर जा सकता है। उसके पहले हम ये देखें कि किस हद तक हमारी जो मतभेद है वो हम दूर कर सकते हैं। अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो क्या उसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? हम समझते हैं ये सरकार आगे बढ़ेगा या नहीं निर्भर करता है नीचे से हम जन आंदोलन का असर कितना बना पाएंगे, लेकिन जरूर एक नए दौर आएगा। मतलब 11th आवर में आप राजनीतिक समीकरण तय करेंगे, फिर 4 पार्टियों को जोड़ेंगे, इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाएंगे। 4 पार्टी तो एक साथ, वैसा 4 पार्टी तो एक साथ है। हम बोल रहे हैं कि चुनाव में, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे जैसे मैं पहले भी बताया, नहीं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि उस गठबंधन की कोई क्रेडिबिलिटी फिर लोगों में नहीं रहती है। नहीं, हम जो इलेक्शन के कर ही नहीं रहे हैं। हम बनाएंगे तो ना चुनाव के समय, हम चुनावी तालमेल के बारे में बोल रहे हैं। जो भी करेंगे आप चुनावी, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे जयललिता के साथ जाएं आप, चाहे दूसरे दल इकट्ठे करें। देखिए, आज जो ठोस मुद्दे जनता को पीड़ा दे रही है उसमें बुनियादी तौर पे मतलब फर्क बहुत कम है। इसीलिए वामपंथी पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो अपना पहचान को कायम रखे, और उस कायम रखते हुए जो तात्कालिक मुद्दे हैं उस तात्कालिक मुद्दे पे लोगों के अभी साथ आप कुछ बोलना नहीं चाहते इस मसले पर? नहीं, इसलिए कि मतलब बहुत सारे सवाल पे बहुत सारे मतभेद है, और कुछ इस लाइन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत काम हो रहा है। नहीं, बिना काम के कैसे, मतलब मैं तीसरे मोर्चे की बात कर रहा हूँ, उस मोर्चे पर कुछ देखिए, तीसरा मोर्चा गठन हमारी इस समय का एजेंडा नहीं है। हमारा इस समय का एजेंडा है कैसे हम दोनों कांग्रेस और बीजेपी को कमजोर करें, और उसी दिशा में हमारा काम हो रहा है। और साथ साथ बुनियादी तौर पे वामपंथी जो ताकत है, उस वामपंथी ताकत को एक अलग पहचान के साथ, आपका ऊंट भी गया, एक अलग पहचान के साथ उनको हम खड़ा कर सकें, यही हमारा दृष्टिकोण है। नीलोत्पल दा, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम नीलोत्पल बसु से बात करने वाले हैं कि आखिरकार उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को फिर से पाने के लिए क्या कुछ कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौटेंगे।